जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल HGPS विथ भूवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आज का जो लेक्चर है हम लोगों का भाग 2 यानी बंगाल और भारत के जो गवर्नर थे या फिर वाइसराय थे, उनके बारे में ये मेरा दूसरा लेक्चर आज का होने वाला है। जैसा कि पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने सभी अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय, इन 6 पॉइंट के व्यू से हम अपने लेक्चर को ख़त्म किए थे। तो ये जो 6 पॉइंट था, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वाइसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय, इनमें हम लोगों ने देखा था कि एक थे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, साथ ही साथ सी राजगोपालाचारी। तो इन 6 व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आ सकता था एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने भाग 1 में सॉल्व कर लिया था और अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज का लेक्चर जो है वो गवर्नर जनरल और वाइसराय के ही कुछ अन्य प्रमुख, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी कि आज का जो लेक्चर है, जो गवर्नर जनरल होंगे, वाइसराय होंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग भाग 2 में इसी जो अन्य प्रमुख गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं, उनसे रिलेटेड सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं और सभी पॉइंट को देखने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि बंगाल के गवर्नर प्रथम और अंतिम के अलावे कौन थे, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उसके बाद भारत के वाइसराय कौन थे। इस सभी पॉइंट को हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। तो बिना देर के हुए दोस्तों, आज का लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं और अब आते हैं अपने लेक्चर की ओर और बात करते हैं बंगाल के गवर्नर। हमने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और वहीं वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। तो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बंगाल के सिर्फ एक ही गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम हुए वारेन हेस्टिंग्स, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जी नहीं दोस्तों, और भी अन्य प्रमुख गवर्नर हैं जिनसे भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसी के लिए ये लेक्चर लेकर आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनके अलावा और कौन गवर्नर थे बंगाल के। तो चलिए आज का लेक्चर अब प्रारंभ होता है। एक थे वेंसी टार्ड नाम के गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, जिनका शासनकाल था 1760 से 1764, यानी 1760 to 1764। और इन्हीं के समय में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध वेंसी टार्ड के शासनकाल में ही 1764 में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये बक्सर का युद्ध से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले भी कई एग्जामों में क्वेश्चन आना ही आना है इस युद्ध से। तो चलिए अब बक्सर के युद्ध को अच्छे से जान लेते हैं। बक्सर का युद्ध वेंसी टार्ड के शासनकाल में 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा इसका नेतृत्व हेनरी मुनरो के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश के द्वारा जो इनका नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो वहीं इस युद्ध में भारत की ओर से कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत की ओर से इसका नेतृत्व 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया। पहला था मीर कासिम। वैसे ये युद्ध हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच ही होता है, लेकिन मीर कासिम ने इस युद्ध में अपने संयुक्त सेना के साथ इस युद्ध को लड़ा था। तो मीर कासिम के साथ और कौन कौन सैनिक थे? तो मीर कासिम के साथ एक थे शाह आलम द्वितीय,
जो कि बंगाल के शासक हुआ करते थे। और दूसरे थे शुजा-उद-दौला। ये शुजा-उद-दौला अवध के तीसरे शासक थे। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला ये तीनों एक संयुक्त सेना के रूप में हेक्टर मुनरो के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे 22 अक्टूबर 1764 को, जिसे बक्सर के युद्ध से जाना जाता है। तो इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की जीत हो जाती है और मीर कासिम के संयुक्त सेना की हार हो जाती है, जिसके बाद इसके तत्पश्चात वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल थे तो उनके द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। 1765 में लगाया गया था, 1772 में ख़त्म कर दिया गया था। तो 1764 के बाद द्वैध शासन लगाया गया था क्लाइव के द्वारा। लेकिन जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि इसी समय, इसी युद्ध के बाद 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव पुनः दोबारा बंगाल के गवर्नर के पद पे आए थे, तो इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद की संधि की गई थी। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद की कुल 2 संधि हुई, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। तो इसी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि होती है, पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इस युद्ध में हारने के बाद भारत के तरफ से अंग्रेजों को बंगाल और बिहार पे पूर्ण नियंत्रण करने का वादा किया गया। यानी कि अंग्रेज को कहा गया इन सभी शासक के द्वारा कि आप बंगाल और बिहार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय को 50,000 रुपया जुर्माना के तौर पर हेक्टर मुनरो को यानी कि अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो दोस्तों अभी हमने आपको बक्सर के युद्ध से जितना भी पॉइंट बोला, उस पॉइंट से मुझे नहीं लगता है कि आगे और कोई पॉइंट बन सकता है। तो यदि आप इस बात को अच्छे से सुने होंगे तो आप उम्मीद कीजिए कि इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ बक्सर के युद्ध को। वेंसीटाड के शासनकाल में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किया गया और संयुक्त सेना जो कि भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। तो संयुक्त सेना में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला ये 3 व्यक्ति के द्वारा हेक्टर मुनरो के खिलाफ भारत की ओर से लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव पुनः दोबारा 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त होते हैं और नियुक्त होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं और 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि, 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि। इसके बाद इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार के बाद संयुक्त सेना को अंग्रेज को कहा जाता है कि आप बिहार और बंगाल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरह से रिवाइज भी कर दिया है कि बंगाल के गवर्नर जो थे वेंसीटाड, उनका शासनकाल क्या था, उनके समय में कौन सी युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में कौन सी संधि हुई, कब हुई, कितनी संधि हुई, संधि करने वाले अंग्रेज के द्वारा कौन थे और इस युद्ध को ब्रिटिश के तरफ से कौन लड़ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वेंसीटाड के समय में जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्टियर। कर्टियर भी एक बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन मैं बात करूं तो इनके समय में कोई ऐसा अनहोनी या अचंभित करने वाला काम नहीं होता है। तो इनको हम लोग बस इतना याद करेंगे कि ये जब शासन कर रहे थे बंगाल में गवर्नर के पद पर, तो
बंगाल में सबसे अकाल यानी कि सबसे बड़ा अकाल इन्हीं के काल में पड़ा था। 1770 में सर्वप्रथम बंगाल में सबसे बड़ा अकाल कर्टियर के शासनकाल में ही पड़ा था। कर्टियर का शासनकाल है 1769 से 1772। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़े लास्ट। ये जो बड़े लास्ट हैं इनका शासनकाल था 1767 से 1769। बंगाल के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनके समय एक प्रमुख घटना घटित होती है, वो था अंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम युद्ध इन्हीं के समय घटित होता है, वो था 1767 से 1769। तो इनके समय भी एक ही प्रमुख घटना घटित होती है, वो है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका कार्यकाल था 1767 से 1769 और इनके शासन का भी कार्यकाल था 1767 से 1769। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो हमने आपको बताया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए। तो गवर्नर जनरल होने से पहले बंगाल के अंतिम गवर्नर को भी कोई हुए होंगे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे वारेन हेस्टिंग्स, जिनके बारे में हमने भाग 1 में गवर्नर जनरल और वायसराय से जो संबंधित लेक्चर था भाग 1, उसमें अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब जो भी बंगाल के अन्य गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, इनका शासनकाल था 1786 टू 1793, यानी कि 7 साल का इनका शासनकाल था। और इनके समय में जो प्रमुख घटना घटित होती है उनको हम लोग जानते हैं। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। अभी हमने बात किया था कि बड़े लास्ट के समय में प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुई। और मैं भाग 1 में आपको बताया था कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तो अब बात करते हैं थर्ड अंग्ल मैसूर युद्ध। तो थर्ड अंग्ल मैसूर युद्ध बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके शासनकाल में 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। और अब अगले पॉइंट पे आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कर वसूलने को लेकर एक प्रथा का आयोजन किया, यानी कि एक प्रथा चलाए थे। वो प्रथा क्या था? जिस प्रथा का नाम था अस्थाई बंदोबस्त। प्रथा का क्या नाम था? अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है। तो जब ये बंदोबस्त लागू कर दिया जाता था तो इसमें कर वसूलने का अधिकार किसे था? तो दोस्तों, इस अस्थाई बंदोबस्त में कर वसूलने का अधिकार उस जगह के, उस क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से उसके जमींदार को दिया गया था। यानी कि जिस क्षेत्र से कर वसूला जाएगा उस क्षेत्र के जो जमींदार होंगे उनको ये काम दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि सूर्यास्त कानून। तो एग्जाम में आया हुआ था प्रश्न कि सूर्यास्त कानून का संबंध किस बंदोबस्त से है। यानी कि सूर्यास्त कानून जो है उसका संबंध किस कर वसूलने की प्रथा से है। तो इसका आंसर होगा अस्थाई बंदोबस्त। यानी कि सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से ही है। अब बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त कहां कहां लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त बिहार, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि यह बंदोबस्त जो था वो भारत के कुल क्षेत्र का
19% यानी 19% पर लगाया गया था। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर लगाया गया था? इसका आंसर होगा 19%। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जिला में थाना का गठन हुआ और उस थाना में दरोगा की नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम दरोगा की नियुक्ति किनके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम दरोगा की नियुक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला में थाने की निर्माण करवाते हैं और उस थाने में दरोगा का पद को चुना जाता है उनके द्वारा। तो दोस्तों अभी इस 5-6 पॉइंट के बारे में 5-6 पॉइंट से हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बहुत अच्छे से जान लिया। उम्मीद करते हैं कि इस सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस 5-6 पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको भी ये लगता होगा कि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आगे बात करते हैं अगला प्रमुख बंगाल के गवर्नर जनरल। तो एक थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनका शासनकाल था 1798 से 1805। शासनकाल इनका याद नहीं करना है। शासनकाल वैसे था 1798 से 1805। आगे देखते हैं इनके द्वारा क्या गया काम या इनके समय घटित हुई प्रमुख घटना। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में सन 1800 ईस्वी में किया गया। अब लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए जो नीति अपनाई गई उसे सहायक संधि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड वेलेजली से इस सहायक संधि से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा कि सहायक संधि को किसके द्वारा भारत में क्षेत्र को हड़पने के लिए लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो भारत का क्षेत्र था उसको अपने साम्राज्य में यानी ब्रिटिश के साम्राज्य में मिलाने के लिए एक संधि का निर्माण करते हैं जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का निर्माण कर देते हैं और उसके तहत बहुत सारे क्षेत्र को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले और ब्रिटिश के साम्राज्य में मिलने वाले राज्य कौन कौन से हैं और पहले राज्य कौन है, दूसरे कौन हैं। तो आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य हैदराबाद थे, मैसूर, अवध, बरार और भोसले परिवार, सिंधिया परिवार, ये सभी जो थे सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बात करते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, षष्ठम कौन राज्य हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के जो निजाम शासक थे उनके द्वारा 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है और हैदराबाद के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में मिला लिया जाता है। सेकंड था मैसूर और तंजौर। मैसूर और तंजौर को ब्रिटिश साम्राज्य में 1799 ईस्वी में मिला लिया जाता है। उसके बाद है थर्ड अवध। अवध को सन 1801 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद फोर्थ है पेशवा। पेशवा जो थे 1802 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाते हैं।
इसके बाद है पांचवा, कौन सा परिवार था, कौन सा क्षेत्र था? तो पांचवा है बरार और भोंसले परिवार। ये जो बरार और भोंसले परिवार हैं, ये 1803 में इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाते हैं, या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इन्हें मिला लिया जाता है। मिल नहीं जाते हैं, मिला लिया जाता है। अब है छठा सिंधिया परिवार। दोस्तों ये वही सिंधिया परिवार हैं जो कि 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा मदद किया था। हम कह सकते हैं कि ये भारत के साथ गद्दार का काम किया। जब भारत के क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न सैनिक के द्वारा इस विद्रोह को किया गया, वहीं ये अमीर परिवार, अमीरजादे रईस लोग जो थे सिंधिया के परिवार, इनके द्वारा, वैसे तो दरभंगा, बिहार के दरभंगा महाराज भी थे, भोंसले परिवार भी थे, हैदराबाद के निजाम भी थे, लेकिन ये जो सिंधिया परिवार हैं ये सबसे ज़्यादा ब्रिटिशों का मदद किए थे 1857 के विद्रोह में। और सिंधिया परिवार 1804 को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाते हैं। तो हमने अभी देखा 6 क्षेत्र, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और भोंसले परिवार, सिंधिया परिवार, ये सब कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिले थे। अब उसके बाद बात करते हैं कि, लेकिन एक पॉइंट नोट बना के लिख लीजिएगा कि इंदौर के जो होलकर शासक थे, इंदौर क्षेत्र के जो होलकर शासक थे, उन्होंने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। कौन नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर शासक। यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस शासक के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इंदौर के होलकर शासक। तो दोस्तों अभी हमने लॉर्ड वेलेस्ली से जुड़ी हुई सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे और आसान तरीका से समझ लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको कहीं परेशानी आती है तो आप स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं और 0.75 पे x पे देख लीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। अच्छे से सुनिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल था 1828 से 1835, 1828 to 1835। और विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और साथ ही साथ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इन्हीं के समय में 1833 में 1833 को एक्ट आता है, जिस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में बदल दिया जाता है। तो 1833 से 1835 यानी 1833 टू 1835 तक विलियम बेंटिक बंगाल नहीं भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त रहे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुए थे, जिनको हम लोगों ने भाग 1 में गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित जो मेरा भाग 1 का लेक्चर था उसमें अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब बात करते हैं भारत के अन्य प्रमुख गवर्नर जनरल, जिसमें से एक है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल था 1844 टू 1848। हाँ, 1848 से 1844। 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। एक थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। तो अब बात करते हैं इनके समय प्रमुख घटित घटना को।
तो इनके समय में बहुत सारी घटना घटित हुई थी, उसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय आंग्ल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845 से 1846, इस युद्ध को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा ही इन्हीं के शासनकाल में लड़ा गया था। यह युद्ध 1845 से 1846 के समय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में लड़ा गया था, जिसकी समाप्ति लाहौर की संधि से 1846 में हो जाती है। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे, उनके समय में आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, जिसका शासनकाल था 1845 से 1846। तो बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति कब होती है और किस संधि के तहत होती है। तो आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के तहत 1846 ईस्वी में हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लाहौर की संधि की समाप्ति कब होती है? तो आपका आंसर होगा 1846, 1846 में। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा और कौन सा काम किया गया। तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में एक खोंड जनजाति रहा करता था। खोंड जनजाति, जिनके यहाँ एक प्रथा बहुत ही प्रचलित था, जिस प्रथा का नाम था नरबली प्रथा। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा उड़ीसा में रहने वाले खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि नरबली प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथा के द्वारा। अब हम जानते हैं कि नरबली प्रथा होता क्या है। तो अब मैं आपको बता दूं कि नरबली प्रथा होता क्या है। नरबली प्रथा वो प्रथा है जिसके अंतर्गत खोंड जनजाति के द्वारा, खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, विद्वान और स्वस्थ व्यक्ति का बलि देता था। यानी कि जो व्यक्ति सुंदर थे, विद्वान थे और स्वस्थ थे, उनका बलि देकर खोंड जनजाति अपने देवी देवता को खुश करते थे। इसी प्रथा को नरबली प्रथा कहा गया। तो नरबली प्रथा को किनके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम से जुड़ी हुई 2 पॉइंट को हमने देखा है, और इस 2 पॉइंट में से एक न एक पॉइंट एग्जाम में आता ही आता है कि खोंड जनजाति में प्रसिद्ध नरबली प्रथा को किनके द्वारा समाप्त किया गया। तो नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा समाप्त किया गया था। और आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में जो हुआ, किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले गवर्नर जनरल भारत के कौन हुए। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं, यही हैं हम लोग के लॉर्ड डलहौजी साहब। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यही हैं लॉर्ड डलहौजी। इनका शासनकाल था 1848 से 1856। इनके शासनकाल में बहुत सारे काम किए गए हैं। तो अब हम जानते हैं इनके शासनकाल में कौन कौन से काम किए गए हैं। ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर 1848 में नियुक्त होते हैं और 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। मैं आपसे पूछूंगा कि जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे किनका वास्तविक नाम था? तो आपका जवाब आएगा लॉर्ड डलहौजी।
अब बात करते हैं कि इनके समय या इनके द्वारा कौन सी घटना घटित हुई। तो आप नाम सुने होंगे राज्य हड़प नीति। ये जो राज्य हड़प नीति था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चालू किया गया था। राज्य हड़प नीति के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया जाता था। तो राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा या अपहरण नीति, अपहरण प्रथा या व्यापगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लागू किया गया था। तो हम बात करते हैं कि राज्य हड़प नीति के शिकार होने वाले राज्य कौन कौन से थे और प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे, चतुर्थ कौन थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा राज्य को यानी कि सतारा के क्षेत्र को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम राज्य हड़प नीति के तहत किस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसका आंसर होगा सतारा 1848। सतारा 1848 में राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। दूसरा है संबलपुर और जैतपुर। ये संबलपुर और जैतपुर को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसी राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के तहत मिला लिया गया। और थर्ड है बघाट। एक एग्जाम में आया हुआ था कि बघाट को कितने ईस्वी में राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो वो इस ईस्वी आप याद कर लीजिए 1850। 1850 ईस्वी में बघाट को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब बात करते हैं फोर्थ। तो उदयपुर। उदयपुर को 1852 में इसी गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब बात करते हैं 5। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला क्षेत्र झांसी को कितने ईस्वी में राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया गया। तो इसका आंसर होगा 1853। 1853 में गोद निषेध प्रथा के तहत झांसी के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब बात करते हैं 6 यानी कि छठा क्षेत्र। एक नागपुर था जिसे 1854 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में गोद निषेध प्रथा के तहत मिला लिया गया। दोस्तों नागपुर को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत मिला लिया गया। तो राज्य हड़प नीति के तहत किस क्षेत्र को कब मिलाया गया इसे हम अच्छे से देख लिए हैं और आप लोग इसका अपने से नोट बना लिया कीजिए ताकि आप लोग और अच्छे से इसे समझ सकें। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच नियम आया जिसे शिक्षा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मैं आपको बता दूं कि वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। एक और प्रश्न बनता है कि वुड डिस्पैच का संबंध जो शिक्षा के क्षेत्र से है इसे कब शामिल किया गया था। तो 1854 में इसे यानी कि वुड डिस्पैच नियम को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया था। किनके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उनका ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उनका ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया था। किसको? शिमला को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला पॉइंट। इन्हीं के समय 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1855 और 56 के मध्य लॉर्ड डलहौजी के समय ही संथाल विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1851 to 1852 यानी कि 1851 से 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा का द्वितीय युद्ध यानी कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 1852 के मध्य लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के ही समय प्रारंभ हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे अगला पॉइंट। लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1848 से 1849 के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई तथा डलहौजी ने सिख शासित क्षेत्रों को 1849 में जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यानी हम कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था कब हुआ था, तो 1848 से 1849 के मध्य, जिसमें किसकी जीत हुई, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। और इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज 1849 में सिख शासित क्षेत्र जो था पंजाब, उसे जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पे हम लोगों का लॉर्ड डलहौजी से संबंधित सभी पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। मैं विश्वास रखता हूँ अपने आप पे कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के समय इस वीडियो को पॉज करके इसका नोट जरूर बनाएं, ताकि आप जब नोट बना लेंगे उसके बाद आपको बार बार वीडियो को देखना ना पड़ेगा। और मैं जो इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ, इस लेक्चर को लेकर आया हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने आसान तरीका से इतने कम समय में इतने पॉइंट को और किन्हीं के द्वारा क्लियर शायद नहीं करवाया जाता होगा। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए भारत के। इनके द्वारा बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को अब हम लोगों ने देख लिया है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा गवर्नर जनरल है हम लोगों के सामने। दोस्तों, यहीं पे हम लोगों का गवर्नर जनरल खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम विलियम बेंटिक। तो इन दोनों के बीच एक थे महत्वपूर्ण डलहौजी साहब। इनके बारे में हमने आपको अच्छे से भी बता दिया है। अब बात करते हैं भारत के वायसराय। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत पढ़ना है। तो यदि आज का लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा और समझ भी नहीं पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत का वायसराय। मैंने आपको प्रथम और अंतिम वायसराय के बारे में भाग 1 में पढ़ा दिया है। अब उनके बीच जो भी वायसराय हैं उनसे संबंधित सभी पॉइंट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 40-42 मिनट का हो चुका है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में आने से पहले जय हिंद, जय भारत।